एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज शूटर लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। मैंने दो दो एक्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके देख के आइए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो आया आपका 1971 में आया। 1971 में आया, इसका मतलब ये समझ में आता है कि उससे पहले हमारे पास कोई भी लॉज नहीं था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के हमारे पास कोई भी लॉज नहीं था। लॉज था तो सिर्फ एक था, 312 ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860। उसमें ये बोलता है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन या कोई भी पर्सन या विमेन अगर अपने प्रेगनेंसी लाइफ को, या प्रेग्नेंट विमेन जो है अगर अपने लाइफ ऑफ द वुमन में जो भी फिटस पल रहा है अगर उसको टर्मिनेट करती है या अबॉर्ट करती है तो उसको क्राइम माना जाएगा, अनलेस इट वॉज अ सेफ फॉर अ वुमेन। अगर वो सेव द लाइफ फॉर वे वुमेन के लिए अपने फिटस को अबॉर्ट कर रही है तो ही वो क्राइम नहीं है, अदरवाइज उसको क्राइम माना जाएगा। तो इससे क्या था कि बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि अगर ये ऐसा कोई स्टैट्यूट है जिसमें डायरेक्टली या पूरे एक्सप्रेसली लिखा है कि अगर इसके अलावा आप अगर ऐसा करते हो तो क्या माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा। तो अगर हम देखें रेप के केसेस में या बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि बहुत ज़रूरी होता है, या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इससे क्या होता है कि अगर हम क्या होता है कि इंसान को अपने अगर बच्चे को नहीं रखना है तो वो क्या करता है, वो पिल्स खाता है। तो अगर वो उसके पिल्स खाने की वजह से वो पिल्स होती है वो काम नहीं करता है, ये फेल कर जाता है पिल, उस कंडीशन में क्या होगा कि टर्मिनेट नहीं कर सकते। अगर हम टर्मिनेट करते हैं तो उसको एक क्राइम माना जाएगा एज पर द सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि हम एक ऐसा स्टैट्यूट ड्राफ्ट करें जो बात करे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किस किस कंडीशंस में, क्योंकि कोई भी क्लियर कट डेफिनेशन नहीं था, सिर्फ एक कंडीशन था कि आप अपने फीटस को नहीं मार सकते। और क्यों नहीं मार सकते, क्योंकि फीटस को मारना एक लाइफ की लेने के बराबर है, क्योंकि होमोसाइड इसको माना गया। होमोसाइड क्या होता है, होमोसाइड किलिंग ऑफ ए वन पर्सन फ्रॉम अनदर पर्सन, मतलब एक इंसान एक दूसरे इंसान को मार रहा है। तो जो पर्सन है, जो फीटस है वो एक पर्सन है, और जो इंसान मार रहा है वो भी एक पर्सन, इसलिए इसको होमोसाइड माना गया। और ये कब से चला आ रहा है, हमारा जो आईपीसी है वो ड्राफ्ट कौन किया, ब्रिटिशर ड्राफ्ट किए। और वो कब ड्राफ्ट हुआ, 1860 में हुआ है। तो 1860 में भी क्या हुआ कि उसको बहुत ही ज्यादा एबॉर्शन को इलीगल माना गया था इंग्लैंड में और इंडिया में, आज भी माना जाता है उसको एक तरह से बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ एक स्ट्रिक्टली है कि हम ऐसा इथिकली या मॉरली इसको रॉन्ग माना गया है। तो उस टाइम पे हमारा जो ब्रिटिशर है वो हमारा इंडियन पीनल कोड ड्राफ्ट किया, और उस टाइम में भी अगर देखें तो उसको बहुत स्ट्रिक्ट माने थे, उसको इलीगल मानते थे, और इसीलिए उस टाइम पे प्रिविलेज नहीं था बिफोर 1971, इसलिए ड्राफ्ट करना बहुत जरूरी था। ठीक है, उसके बाद आपका देखते हैं कि जो हमारा वो था, क्या कहते हैं, क्या क्या रीजंस थे। तो फिर क्या था कि लैक ऑफ वुमेन राइट हमारे पास नहीं था। ठीक है, क्यों क्यों हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लाए, क्योंकि वुमेन्स के पास राइट ही नहीं था। वुमेन्स के पास कोई राइट नहीं है कि हाँ उनको बच्चा पैदा करना है या नहीं करना, उनके पास कोई राइट नहीं है, उनको करना ही था। अगर हमारे पास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आया तो उससे क्या हुआ कि विमेन्स के पास राइट आई, उनके पास चॉइस आई, रिप्रोडक्टिव चॉइस आई, कि फोकस किया कि अगर मान लीजिए कि विमेन की हेल्थ या सेफ्टी को, वो इंजरियस है बच्चा जो बच्चा है पेट में, हो सकता है कि उसके लाइफ को, उसके मदर को हार्म करे, उस कंडीशन में कुछ भी नहीं था। वुमेन को माना गया कि अगर वो फिटस को मार रही है दैट्स अमाउंट टू होमोसाइड। ठीक है, तो बहुत जरूरी था, वुमेन के पास कोई भी रिप्रोडक्टिव चॉइस नहीं थी कि हाँ हमें बच्चा पैदा करना है या नहीं करना है, और किस कंडीशंस में अपने बच्चे को वो अबॉर्ट कर सकती है। अगर उस वुमेन के लिए, लाइफ के लिए उसकी इंजरीज है बच्चा, तो उसको अबॉर्ट करना चाहिए, उनके पास कोई चॉइस ऐसी नहीं थी, इसीलिए ये एक्ट को लाया गया। दूसरा क्या, डिटरेंस इफेक्ट, अनसेफ अबॉर्शन थे, मेडिकल टेक्नोलॉजी तो बहुत कम थी उस टाइम पे, 1971 में आया। सोचिए अभी जो एडवांसमेंट है उस टाइम पे वो एडवांसमेंट
डेवलपमेंट थी ही नहीं, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहली चीज एडवांस नहीं था, और एबॉर्शन जो होते थे वो डेंजरस होते थे, अनसेफ होते थे। इसीलिए क्या हुआ कि मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट को लाया गया। उसके बाद आया कि जो बहुत ज्यादा क्या होता था कि ऑफन ऐसे डेंजरस अबॉर्शन थे कि विमेन्स की डेथ हो जाती थी, कॉम्प्लिकेशंस थे, ठीक है। उसके बाद आया कि नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द टाइप्स अबॉर्शन, जैसे कि हमारा एक्ट स्ट्रिक्टली ड्राफ्ट किया कि किस किस कंडीशंस में हम अबॉर्ट करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अबॉर्शन कराना हमारे यहाँ लीगली है, लीगली तब है जब आपके लाइफ या इंजरीज को हार्म कर रहा है वो बच्चा, तब। ऐसा नहीं है कि अबॉर्शन आ गया तो अबॉर्शन अलाउड है। मेडिकल टर्मिनेसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एक क्लियर ड्राफ्ट किया, सेंटेंस ड्राफ्ट किया, स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला ड्राफ्ट किया कि हम किन किन कंडीशंस में कर सकते हैं, और कंडीशंस इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि उस कंडीशन से अगर कोई गुजरता है तो वो अबॉर्ट करा सकता है, वो क्राइम नहीं है। ये पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक्ट इसलिए नहीं आया कि आप फ्रीली, आपके पास चॉइस है, आपके पास रिप्रोडक्टिव चॉइस है कि आप अबॉर्ट करा सकते हैं इजली, ऐसा नहीं है। ये आया इसलिए कि ताकि जो क्राइम माना गया था इंडियन पीनल कोड में कि अगर कोई पर्सन अबॉर्ट कराता है, तो अगर वो विमेन है अबॉर्ट अपने बच्चे को कराती है तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगी जिसमें वो फॉल करेगी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में दिए गए हैं। अगर उस कंडीशंस में वो प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराती है तो वो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक शांतिला शाह कमेटी बनी। ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो 1964 में बनी। ये कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसी कमेटी की वजह से हमारे जो इंडिया में हमारा स्टैट्यूट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसी की वजह से आया। क्योंकि ये जो है ये एक कमेटी किस लिए बनाई, क्योंकि एक कमेटी इसलिए ये बनाई गई कि डाटा कलेक्शन किया गया, रिसोर्स कलेक्शन किया गया कि जो एबॉर्शंस हमारे कंट्री में हो रहे हैं वो कितने ज्यादा हार्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत इलीगल एबॉर्शन होते थे। जब एक आपके स्टैट्यूट में लिख दिया गया कि क्राइम है, तो क्या हुआ, बहुत लोग इलीगली अप्रोच करने लगे एबॉर्शन को कराने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि इलीगली एबॉर्शन कराने से क्या होगा, अनसेफ हो गई विमेन। विमेन के एबॉर्शन से इतना ज्यादा होने लगा, विमेन के एबॉर्शन से, कि विमेन की डेथ होने लगी, ठीक है। तो इस कमिटी ने क्या किया कि क्या किया कि एक कंसर्न रेज किया गया एक विमेन के लिए। उस कमिटी ने क्या किया, एग्जामिन की कि हमारे कंट्री में जरूरत है एक ऐसी एक्ट की लाने की जिससे बहुत ज्यादा विमेन जो है अनसेफ है, विमेन की डेथ हो जा रही है, क्योंकि इलीगल नहीं था हमारे कंट्री में एबॉर्शन को लेके, ठीक है। तो इस कमेटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इस कमेटी ने एक क्या कि कमेटी आपको पता है कि कमेटी क्या होती है। कमेटी डाटा कलेक्शन करती है, रिसोर्स देखती है कि क्या जरूरत है इस एक्ट को लाने में, तो कमेटी बहुत हेल्पफुल रही। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या है एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू रिड्यूस अ मैटरनल मोरालिटी। मैटरनल मोरालिटी क्या है कि डेथ ऑफ ए विमेन जो प्रेग्नेंट विमेन रहे उनकी डेथ बहुत कम किया। अगर मान लीजिए कि अगर कोई विमेन है और हमारे यहाँ एबॉर्शन जो है क्राइम है, ठीक है, अगर उसको एबॉर्शन कराती तो वो क्राइम माना गया, तो उस हो सकता है कि उस बच्चे की वजह से हो सकता है कि वो बच्चा जो है इंजीरियस हो विमेन के लिए, हो सकता है कि वो उस बच्चे अगर पेट में है तो कभी कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि जो बच्चा फीटस हमारे पेट में वो हमारे माँ को नुकसान कर सकता है, उसके लिए माँ सेफ नहीं है उस बच्चे की वजह से। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि माँ की डेथ हो जाती थी। तो हमारे यहाँ मेटरनल मोरालिटी रेट बहुत हाई होने लगा, ठीक है। तो इस एक्ट को लाने की वजह से क्या हुआ कि जो विमेन है, अगर ऐसा है कि विमेन सेफ नहीं है उस बच्चे की वजह से, तो अबॉर्ट करा सकते हैं इजीली, ठीक है। और ये की गोल्स है to act as a prevent a death and health complication caused by an unsafe legal abortion, legalizing abortion under the medical supervision, प्रमोट अ सेफ एंड हाइजीनिक प्रोसीजर। हाइजीनिक प्रोसीजर है, प्रमोट किया, सेफ किया, किसके लिए, विमेन के लिए। लीगलाइजिंग एबॉर्शन, ये एबॉर्शन को लीगलाइज किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें
To legalize abortion under specific condition, the act lays down the clear conditions and time limits under which the pregnancy can be lawfully terminated. ये एक्ट बताया कि आप कब कब जो प्रेगनेंसी उसको अबॉर्ट करा सकते हो, ये क्लियर कट एक डेफिनेशंस बता दिया, एक प्रोविजंस ला दिए, एक प्रिंसिपल ला दिया कि आप किस किस कंडीशन में अपने प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराओगे, और कराते हो तो वो लीगल है, वो इलीगल नहीं है या क्राइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ वुमेन, अगेन प्रोटेक्ट किया लाइफ को, क्योंकि क्या होता था कि बहुत ज्यादा इलीगल एबॉर्शंस होने लगे थे, जिससे जहां जहां कोई भी एबॉर्शन कर दे रहा, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है कि नहीं, बस अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो अबॉर्ट कर सकता है तो करता था, तो हो सकता था कि लाइफ डेंजर विमेन के लिए डेंजरस होता था, विमेन मर जाती थी। इसकी वजह से क्या हुआ, ये लाइफ और हेल्थ को प्रोटेक्ट किया। टू प्रोवाइड अ रिलीफ इन द केस ऑफ अ रेप और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर इफ एक्नॉलेजमेंट द ट्रॉमा ऑफ रेप सर्वाइवर। रेप के सर्वाइवर में जब क्या होता है, जब रेप होता है तो स्पर्म्स जो होते हैं रेप के टाइम पे वो विमेन के वेजाइना में इंटर कर जाते हैं, और उस केस में प्रेग्नेंट हो सकती है विमेन, या हो जाती है, तो उस केस में भी आप अपना अबॉर्ट करा सकते हो। ऐसा क्या है, ऐसा इस एक्ट में अब जो है प्रिंसिपल्स आ गए, प्रोविजंस आ गए। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, मान लीजिए कि रेप में आपका रेप होता है, स्पर्म जो होता है इंटर कर जाता है और विमेन का एग के साथ उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और वो विमेन जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है, और उस केस में अगर वो दवा खाती है अपने अबॉर्शन के लिए तो वो फेल हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो उस कंडीशन में भी जो विमेन है वो अबॉर्ट करा सकती है। अबॉर्ट कराने के बाद वो क्राइम नहीं माना जाएगा, बल्कि वो लीगल है, ठीक है। It allows a such pregnancy can to be terminated to protect a mental health of a woman। अगर रेप के केस में अगर सोचिए कि विमेन जो है अपना बच्चा नहीं वो अबॉर्ट करा सकते, तो सोचिए कितना मेंटल ट्रॉमा होगा उस लड़की के लिए। एक तो ऊपर से वो इस चीज को फेस किया और दूसरा दूसरा कंडीशन झेल रही है। तो अगर एज पर देखा जाए, अगर ये एक्ट नहीं आता तो ये क्राइम ही होता, ठीक है, क्योंकि इस केस में तो विमेन की लाइफ को कोई इंजरी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उस बच्चा पेट में है तो वो विमेन है मर ही जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि ये कि मेंटल ट्रॉमा फेस करेगी, उसके लिए एक नया सिचुएशन क्रिएट होगा। तो उस केस में देखिए अगर ये एक्ट नहीं रहता तो कितना दिक्कत होता, ठीक है। उसके बाद लास्ट, टू प्रोवाइड अ रिलीफ इन अ केस ऑफ अ रेप और अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिलाई इफ इट ट्रॉमा, सेम यही चीज है, ये पॉइंट यही कह रहा है कि अगेन ये कितना ज्यादा ट्रॉमा फेस करता, ठीक है। आपका ये लास्ट पॉइंट है, टू प्रिवेंट अ बर्थ एंड चिल्ड्रन एज सर्व एबनॉर्मलिटीज। एबनॉर्मलिटीज मान लीजिए कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज पर द सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी, कि आप बच्चा को अबॉर्ट करा रहे हो तो आप क्राइम कर रहे हो, अनटिल एंड अनलेस अगर विमेन को कोई डेंजरस नहीं है तो। अगर कोई बच्चा एबनॉर्मलिटीज से पैदा हो रहा है, जैसे कि उसके हार्ट उसका है ही नहीं, उसके हाथ ही नहीं है, उसका ब्रेन ही डेवलप नहीं हो रहा, तो क्या एबनॉर्मलिटीज है उस बच्चे के अंदर, उस एक्ट अगर जो पर्सन है वो अबॉर्ट नहीं करा सकती, क्योंकि आपका जो है सेक्शन 312 बोलता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो होमोसाइड है, वो पर्सन पर्सन को मार रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कितनी रिस्क होगी, सब्सटैंशियल रिस्क होगा उस वुमेन के लिए भी, उस बच्चे के लिए भी। तो उस कंडीशंस में आप अबॉर्ट करा सकते हो एज पर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है। तो ये एक्ट कितना अच्छा है, ठीक है, कितना अच्छा प्रोविजंस है कि अगर अगर ये नहीं आता तो कितना विमेन को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका खत्म हुआ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।